नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए करके आए हैं टीएसवी क्लासेस के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य। जो नए राजा हुए हैं और उनके जो राज्य हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि जैसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व खत्म होती है और 7वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे बहुत सारे राजवंशों का उदय होता है। तमाम राजवंश धीरे धीरे प्रकाश में आते हैं और 7वीं से 8वीं शताब्दी तक के बीच में यहाँ पर शासन करने वाले जो आपके राजवंश हुए हैं, तो आज उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। जो आपके प्रमुख राजवंश हुए हैं जिन्होंने शासन किया, तो एक बार आप लोग पहले मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ ली कि 7वीं से जो 12वीं शताब्दी तक जिन राजवंशों ने आपके यहाँ पर शासन किया है वो कौन कौन से राजवंश हुए हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पहले देख लीजिए मैप के माध्यम से कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, उसके अलावा राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए, चोल हो गए, चाहमान हो गए जिनको हम लोग चौहान बोलते हैं, तो ये सारे आपके राजवंश यहाँ पर नियंत्रण करते थे। अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं जिसमें से आपके प्रयाग हो गया, बनारस हो गया, इसके बाद से उत्कल जो कि आधुनिक आपका उड़ीसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्कल नाम से जानते थे। आधुनिक उड़ीसा को क्या नाम से जानते हैं मित्रों, तो उत्कल नाम से हम इसको पहचानते हैं। उसके अलावा जो आपके चोल चालुक्य थे, अब जो आपके गंग राजवंश उड़ीसा में शासन कर रहा था, तो आपका ये एरिया था उड़ीसा में जो शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश इस एरिया में शासन कर रहे थे और जो चाहमान राजवंश थे जिनको हम चौहान बोलते हैं, तो आपके हरियाणा और पंजाब वाले इलाके में शासन कर रहे थे। और अगर राजवंशों की बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि पाल राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा था जो कि आपका बंगाल का क्षेत्र है। तो बंगाल के क्षेत्र में कौन कर रहा था, तो पाल राजवंश शासन कर रहा था। आखिरकार जो पाल राजवंश का संस्थापक हम मानते हैं तो कौन था, तो गोपाल इस राजवंश का संस्थापक था। कौन था मित्रों, तो गोपाल जो था इस राजवंश का संस्थापक था। और अगर इसके बारे में और भी चर्चाएं की जाए तो ये जो उत्कल है, उत्कल को आधुनिक उड़ीसा नाम से हम जानते हैं। क्या नाम से, उड़ीसा नाम से जानते हैं। इसी को जीतने के लिए आपके जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा, उसने इसी राज्य को जीतने के लिए यह युद्ध किया था। उसके अलावा अगर चोल चालुक्य राजवंश की बात किया जाए तो आपके निचले इलाके में क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ आपके राजवंश इस एरिया में भी दिख जाएंगे। आखिरकार ये जो आपके राजवंश थे, तो अगर इसमें आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर चोल राजवंश शासन कर रहे थे। तो अभी तो हम इन राजवंशों के बारे में जान रहे हैं, आगे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पांड्य राजवंश आपका जो आधुनिक आपका तमिलनाडु और केरल है, तो वहां पर पांड्य राजवंश शासन कर रहा था। प्रायः हमने इस राजवंशों के बारे में जो जाना है, तो ये जो राजवंश थे आपके 6वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर चोल चालुक्य साम्राज्य की बात करते हैं तो चोल राजवंश का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं और यह प्रायः 7वीं से 8वीं शताब्दी तक था। तो लगभग 1200 वर्षों तक यह शासन आपका चल रहा था। अब आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितने वर्षों तक यह शासन यहाँ पर चल रहा था। तो आगे अगर इसमें देखा जाए तो और क्या चीज़ें हैं कि नए राजवंश का जो उदय होता है उनके बारे में जब 7वीं शताब्दी आता है, तो 7वीं शताब्दी के आते आते यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आपके राजवंश हैं उनका उदय होता है। आखिरकार ये जो राजवंश थे ये थे कौन, तो अगर इनके बारे में अगर चर्चाएं किया जाए तो ये जो आपके राजवंश होते थे, तो ये राजवंश पुराने जो आपके भूस्वामी होते थे वही ये आज के राजवंश माने जाते थे। आखिरकार ये भूस्वामी कौन,
जिनको हम लोग सामंत मानते हैं, जो आपके सामंत थे, सामंतों को हम बड़े भूस्वामी मानते हैं, कि जो आप बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको हम सामंत के रूप में जानते हैं। तो ये जो सामंत होते थे, तो 7वीं सदी आते आते जैसे ही आपका मगध साम्राज्य बीतता है, उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। और आपने पिछली क्लासों में मौर्य साम्राज्य में आपने बहुत सारे नए नए राजवंशों के बारे में पढ़ा था। तो जो आपके नए राजवंश हुए हैं 7वीं सदी के आते आते, जो उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आने लगे। आखिरकार ये योद्धा और सरदार जो थे, जो योद्धा और सरदार होते थे, ये कौन थे? ये जो योद्धा सरदार होते थे, ये वही सामंत हैं जिनको राजाओं के द्वारा प्रश्रय दिया गया था। जब इनको प्रश्रय दिया जाता था तो इनको जमीन भी दी जाती थी, और जब जो इनको जमीन मिलती थी, राजा के कमजोर होते ही ये अपने आप को बड़ा बना लेते थे और स्वयं राजा बन जाते थे। तो आप अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि हम जब गुप्तों की बात करते हैं तो के बारे में भी एक कहानी हमको मिलती है कि गुप्त सातवाहन शासकों के कौन थे? आपके सामंत थे। लेकिन जो सामंती व्यवस्था है, तो सामंती व्यवस्था धीरे धीरे 7वीं से 8वीं शताब्दी तक अपने चरम सीमा पर आ जाती है, चरमोत्कर्ष पर आ जाती है। और जैसे ही यह बढ़ने लगती है आपकी सामंती व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था में और क्या बदलाव हमको देखने को मिलता है? तो जो टाइम पीरियड था राजपूत काल, जब हम देखते हैं 12वीं शताब्दी में, तो राजपूत काल में तो सामंती व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ पर आपके जितने भी सामंत हुए हैं, आगे चलकर उन्होंने अपना स्वयं का एक साम्राज्य स्थापित किया। तो इसी में आगे हम कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं, और जो आपके सामंत होते थे कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे उसके बारे में भी अगर देख लिया जाए, तो प्रायः ये जो होते थे आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं, मातहत, क्या बोलते हैं, मातहत बोलते हैं, या तो सामंत के रूप में मान्यता देते हैं। तो एक तो आपके सामने यहां पर नया शब्द आ रहा है, क्या? मातहत। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके अलावा उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लेकर के आया करें। जो राजा होते थे और जो उनके स्वामी होते थे, उनके लिए प्रायः ये लोग उपहार लेकर के आए। जब ये लोग उपहार लेकर के आएंगे राजा के लिए, तभी वह प्रसन्न होता था और उनको और भी सारी शक्तियां देने का प्रयास करते थे। तो इसी में इनको महामंडलेश्वर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अब जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता था, पहले तो आपके सामंत होते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाता था, उनको हम महासामंत बोलते थे। क्या बोला जाता था? महासामंत बोला जाता था। उसके अलावा जो और भी लोग होते थे उनको हम क्या बोलते थे? महामंडलेश्वर बोलते थे। आखिरकार ये महामंडलेश्वर कौन होते थे? आज भी आप लोग बहुत सारे महामंडलेश्वरों के बारे में जानते हैं। अभी महाकुंभ बीता है तो बहुत सारे महामंडलेश्वर आपके यहाँ पर आए थे प्रयाग धरती पर। तो पहले ये तो धार्मिक पर्पज हो गया जो आपके महामंडलेश्वर आए थे, लेकिन जो आपका राजनीतिक पर्पज से देखते हैं कि महामंडलेश्वर कौन थे, तो महामंडलेश्वरों में अगर बात किया जाए तो आपके जिनके पास बहुत ज्यादा संपदा हो जाती थी, बहुत अधिक इनके पास पैसा रुपया हो जाता था, तो इनको क्या बोला जाता था? महामंडलेश्वर बोला जाता था। अब अलग अलग प्रकार के नाम इनके दे दिए जाते थे, और इनको घोषित करने वाला कौन होता था? तो जो राजा होता था, राजा इनको घोषित किया करते थे। उसके अलावा और क्या देखते हैं, तो कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा किया करते थे। ये कभी कभी की बात नहीं है। अक्सर अगर राजा कमजोर हुआ है तो राजा के कमजोर होते हुए, जैसे ही राजा कमजोर होता था तो उसके जो सामंत होते थे अपने आप को स्वामी बना लेते थे और अपने साम्राज्य की स्थापना करते थे। बहुत सारे ऐसे राजवंश सबको मिल जाते हैं, प्रकाश में आते हैं हमारे, जिन राजवंशों ने सामंती व्यवस्था में रहते हुए अपने शासन को बढ़ाया था।
इसी में आपके कुछ दक्कन क्षेत्र के राजवंश आते हैं। उदाहरण के रूप में अगर दक्कन के राष्ट्रकूटों को लिया जाए तो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वे भी आपके कौन थे? दक्कन के राष्ट्रकूट आपके एक प्रकार के सामंत हुआ करते थे। शुरुआत में वे आपके कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अब यहां पर आपके सामने जो कर्नाटक के चालुक्य थे, कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन में रहा करते थे राष्ट्रकूट, लेकिन जैसे ही चालुक्य धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो कमजोर होते ही उनके जो राष्ट्रकूट राजवंश था, तो राष्ट्रकूट राजवंश ने अपने आप को ऊपर कर लिया और चालुक्यों की अधीनता अस्वीकार कर दी। अब उन्होंने कहा कि अब हम चालुक्यों के अधिकार में नहीं रहेंगे, अब हम अलग ही रहेंगे। तो अगर आगे इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाएं तो आप लोग इसमें देखिए कि 8वीं सदी के मध्य में एक चालुक्य प्रधान हुआ। कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। तो यहां पर आपके सामने एक प्रश्न भी आ रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग किसको बोलते हैं? दंती दुर्ग को बोलते हैं। किसने स्थापना किया? तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना किया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में जब 8वीं शताब्दी प्रारंभ होता है तो एक प्रधान हुआ जिसका नाम था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया। अब उसने कहा कि अब हम तुम्हारे अधीन में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी शक्तियां तुमसे अधिक हो गई हैं। क्योंकि अधीनता लोग उसी की स्वीकार करते हैं जो शक्तिशाली होता है। कभी भी कमजोर लोग शासन में नहीं आए हैं। तो अधीनता हमेशा शासक वही बना है जो कि शक्तिशाली रहा है, और कमजोर हमेशा मारे गए हैं। तो यहां पर जैसे ही दंती दुर्ग शक्तिशाली बनता है तो दंती दुर्ग के शक्तिशाली बनते ही इन लोगों ने शासन को अस्वीकार कर दिया कि अब हम लोग किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे। तो आगे अधीनता को अस्वीकार करने के बाद उसने एक हिरण्यगर्भ, जिसको क्या बोलते हैं? शाब्दिक अर्थ इसका होता है सोने की खान, जिसको हम सोने का गर्भ भी बोलते हैं। हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करता है। अब अपने आप को राजा अगर घोषित करना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी की अधीनता में है और उसको उसकी अधीनता को अस्वीकार करना है तो अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा, अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपना प्रभाव बढ़ाएगा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए यज्ञ करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान करेगा, दान करेगा, और जब सारी चीजें करेगा तभी उसका प्रभाव बढ़ेगा। और प्रभाव जैसे जैसे इसका बढ़ता है तो आगे आपके एक महान राजवंश, जिसको आप राष्ट्रकूट नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना होती है। तो अब आपके जो राजवंश हैं, धीरे धीरे इन राजवंशों का उदय होने लगा। फिर अब इसने तो यहां पर एक कौन सा यज्ञ किया? अब आपके सामने एक क्वेश्चन ऑन बन रहा है कि दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराने के बाद कौन सा यज्ञ किया था? तो हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था मित्रों? तो आपका हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। तो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया एक कि यज्ञ कौन सा कर रहा है? वो हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ क्या होता है? सोने का गर्भ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो माना जाता है कि इसमें जो याजक था जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। आखिरकार यह यज्ञ उसने क्यों किया था? क्योंकि जो राष्ट्रकूट राजवंश का यह दंती दुर्ग था यह क्षत्रिय वंश से नहीं था। तो इस यज्ञ को करने के बाद उसको यह होता है कि अब वह क्षत्रिय वर्ग से ना होने के बावजूद भी क्षत्रिय हो गया। यहां पर जो राष्ट्रकूटों के बारे में बात की गई तो वह क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी क्षत्रिय उनको माना गया। कुछ अन्य उदाहरणों की बात अगर की जाए, जो आपके और भी उदाहरण हैं, तो उस पर हम देखते हैं तो आपके और भी जो
राजशाही परिवार थे, उन्होंने अपनी सैन्य कौशल जो था का इस्तेमाल किया। जो हम लड़ाई करते थे उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के पश्चात कदम्ब राजवंश हो गया। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने। किसने किया था? तो मयूर शर्मन ने आपके कदम्ब राजवंश की स्थापना किया। और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। आपके जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने भी अपना एक साम्राज्य की स्थापना किया। और ये लोग कौन थे? ब्राह्मण परिवार से थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश एक ब्राह्मण परिवार से थे, जिन्होंने अपना जो पारंपरिक कार्य था उसको छोड़ करके इन्होंने अस्त्र शस्त्र ले लिए। इन्होंने जो इनका कार्य था, ब्राह्मणों का कार्य था यजन याजन, पठन पाठन, और क्या था आपका? जो शिक्षा अध्ययन करना, पढ़ाना लिखाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, तो उन कार्यों को छोड़ करके इन्होंने शस्त्र उठा लिए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राजवंशों की स्थापना कर दी। इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राजवंश की स्थापना कर दी। अब उसके बाद आपके सामने एक ये फिगर बना हुआ है, इसको अगर आप लोग देखें एक बार तो ध्यान से इसको आप लोग अगर देखेंगे, एलोरा की एक गुफा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो आपके एलोरा में एक गुफा है उसका चित्रण किया गया है। इसमें जो गुफा नंबर 15 है उसका चित्रण है। विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। जैसे आपका नरसिंह अवतार आप लोग जानते हैं, नरसिंह अवतार की मूर्ति बनी हुई है, और यह आपके राष्ट्रकूट कालीन कृति है। उसके बारे में कुछ नए राजवंशों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो आपके राज्यों का प्रशासन होता था, आखिरकार यह प्रशासन किस तरीके से होता था, तो प्रशासनों के बारे में कुछ अगर महत्वपूर्ण चीजें देखी जाएं तो आखिरकार यह प्रशासन कैसे चलते थे, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इन राजाओं में से जो कई सारे राजा थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज क्या होता है? राजाओं का जो राजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो महाराजाधिराज बोलते हैं। त्रिभुवन चक्रवर्तीन, त्रिभुवन चक्रवर्तीन क्या होता है? तीनों भुवन का स्वामी। अब तीनों भू आपके जो तीनों लोक हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों लोकों का स्वामी। और इसी तरीके से और भी बड़ी बड़ी उपाधियां ये लोग धारण करते थे। लेकिन जो इस तरह के दावे होते थे, इन दावों के बावजूद भी जो ये दावे होते थे ये लोग करते थे, उनके बावजूद भी ये लोग जो अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अब यहाँ पर सामंती व्यवस्था तो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये लोग अपनी उपाधियां लेते थे और उसके साथ साथ जो सामंत होते थे, सामंतों के साथ किसान हो गए, क्योंकि किसान तो उस समय जो आपकी इकोनॉमी थी, जो आपकी आर्थिक वृद्धि थी, उसका मेन कारण थे। उसके बाद ब्राह्मणों के संगठन हो गए, जो व्यापारी होते थे, व्यापार करते थे, उनको साथ साथ लेकर के अपना साम्राज्य ये लोग चलाते थे। आगे अगर देखा जाए तो ये जो आपके राज्य होते थे, इनके बारे में जितने भी उत्पादन करने वाले लोग होते थे, किसान हो गए, पशुपालक हो गए, कारीगर हो गए, संसाधनों को इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा दिया जाता था। जैसे कि ये लोग जो उत्पादन करते थे उसका इनको एक हिस्सा दिया जाता था। इन्होंने रक्षा भी के अलावा अगर देखा जाए तो कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि कर तो लिया ही जाता था तो लगान भी माना जाता था। क्योंकि प्राप्त करने वाले जो भूस्वामी होते थे उनका दावा था कि राजस्व व्यापारियों के लिए भी जाता था। जो राजस्व को अब आखिरकार ये जो राजस्व प्रणाली है, इसके बारे में अगर एक बार चर्चा कर ली जाए तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं कि ये जो राजस्व प्रणाली थी किस तरीके से थी। तो आप लोग देखिए कि पहले प्रारंभ में
एक राजा हुआ करता था। अब राजा हुआ तो राजा को क्या करना होगा, अपने यज्ञ वगैरह भी करवाने होंगे, राजा को दान भी करवाना होगा। तो राजा किससे यज्ञ करवाता था और राज्यारोहण करवाता था, तो वह करवाता था प्रथम पीढ़ी जो आपकी होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों से यह यज्ञ करवाता था। किनसे, तो जो आपके ब्राह्मण होते थे, तो ब्राह्मणों से यज्ञ करवाता था। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था कि राजा के यहाँ यज्ञ करवाते थे, पढ़ाते थे, खुद पढ़ते थे और दान लेके देने का कार्य किया करते थे। अब उसके अलावा अगर ब्राह्मणों के बाद देखा जाए दूसरे जो लोग हुआ करते थे, तो उनमें देखते हैं कि दूसरा जो समुदाय था वो कौन था, क्षत्रिय समुदाय था। तो आखिरकार क्षत्रिय समुदाय, इसका क्या कार्य होता था, तो क्षत्रिय समुदाय की अगर बात किया जाए तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या होता था, से रक्षा करना, रक्षा करना। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो समुदाय है क्षत्रिय समुदाय, इसको रक्षा किसकी करना है, एक तो इसको राजा की रक्षा करना है, क्योंकि राजा के साथ इनको रहना है, राजा इनको पैसा देंगे और राजा से इनको मिल क्या रहा है साथ में, या तो इनको जमीन मिल रही है या तो इनको नगद वेतन दिया जा रहा है। तो इनको वेतन दिया जा रहा है, तो अब इनका काम क्या रह गया क्षत्रियों का, क्षत्रियों का सिर्फ काम है लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना। इसके बाद एक समुदाय आता था आपका, क्या आता था, वैश्य। आखिरकार यह वैश्य समुदाय कौन था, तो अगर वैश्य समुदाय के बारे में देखा जाए तो वैश्य समुदाय वह था जो कि क्या करता था, व्यापार करता था। इसके काम क्या क्या थे, व्यापार हो गया, कृषि हो गया। तो अब ये जो वैश्य समुदाय है, इसमें आपके शिल्पकार हो गए और व्यापारी हो गए, आपके कृषि करने वाले हो गए, ये सारे समुदाय होते थे। तो अब यहां से देखिए, यहां से राजा को क्या मिल रहा है, अब राजा को यहां से क्या प्राप्ति हो रही है, तो राजा को प्राप्ति हो रही है राजस्व की। किसके रूप में, टैक्स के रूप में, जिसको हम लगान बोलते थे। लगान के अलावा राजा समय समय पर यहां पर क्या कर रहा है, तो राजा समय समय पर यहां अपने लिए कार्यक्रम करता है जिसमें ये लोग उपहार लेकर के आते हैं। तो राजा को एक तो उपहार के रूप में मिल रहा है, और अगर वैश्य दे रहे हैं राजा को, तो राजा को भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो राजा क्या देता है इनको, तो राजा से इनको मिल रहा है रक्षा। क्या मिल रहा है, इनकी रक्षा की जा रही है, राजा से इनकी रक्षा की जा रही है। क्योंकि राजा के पास सैनिक है, तो व्यापार करने जाने में किसी भी प्रकार की इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनकी क्या की जा रही है, रक्षा की जा रही है। किससे, तो आपके लुटेरे हो गए, इनकी रक्षा किससे, तो लुटेरे हो गए, लुटेरे हो गए जो आपके दूसरे राजा हो गए, दूसरे राजा हो गए, तो उनसे रक्षा ये लोग करते थे। अब एक समुदाय आपका बचा कौन सा, शूद्र। शूद्र बचा। आखिरकार ये समुदाय क्या करता था, तो अब इसकी अगर बात की जाए, शूद्र समुदाय में वो लोग थे जो लोग कोई भी कार्य प्रारंभ में नहीं करना चाह रहे थे, और धीरे धीरे इनके पास से पैसा खत्म हुआ, सारी इनकी शक्तियां खत्म हुई, तो ये गरीब हो गए। और जब गरीब हो गए तो इनके पास जब कोई कार्य नहीं बचा है, तो इन लोगों को दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी इनका भरण पोषण हो पाएगा। तो शूद्र क्या करते थे कि अब जो आपके तीनों समुदाय हैं, एक तो आपका वैश्य हो गया, दूसरा आपका क्षत्रिय हो गया और तीसरा आपका ब्राह्मण हो गया, तीनों की क्या करते थे, सेवा करते थे। और जब ये लोग सेवा करेंगे तभी इनको उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका इनको प्रॉफिट मिलेगा कि इनकी सेवा किया, तभी इनको कुछ पैसा मिला। तो ये थी हमारी जो वर्ण व्यवस्था, इसको धीरे धीरे हमारे जो आने वाले
लोग थे उन लोगों ने इसको एक बांट दिया गया पूरी जाति व्यवस्था में। जो जिस चीज का कार्य कर रहे थे तो उनको उसी के हिसाब से जाति व्यवस्था में इनका बंटवारा कर दिया गया। आगे और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए तो यहाँ पर आपके 400 कर नामक एक अभिलेख मिलता है, जहां से हमको सूचना मिलती है कि तमिलनाडु में एक शासक करने वाला चोल वंश शासक होता है, जिसने शब्द इस्तेमाल किया था। 400 लोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीजें उत्पन्न करने की बात है कि करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर वेट्टी, कौन सा? तो वेट्टी नामक कर जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब ये जबरन श्रम ये क्या है? तो इसको हम बेगारी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेगारी। बेगारी, तो इसको बेगारी के रूप में भी लिया जाता था। उसके अलावा अगर देखा जाए और कदमाई यानी कि भू राजस्व। कदमाई क्या होता था? आपका भू राजस्व, जो आपका भूमि में पैदा होता है उससे जो आपको राजस्व प्राप्त होता है, इसको हम कदमाई नाम से जानते थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला जो कर होता था उसको खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अब देखिए, अगर आप अपनी छत बना रहे हैं तो उसके लिए भी कर लगता था, और अगर आप लोग खजूर के पेड़ पर ताड़ के पेड़ में चढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी कर लगता था, क्योंकि आप सीढ़ी लगाएंगे तो उसका भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए, कि अगर आपके परिवार की कोई संपत्ति है तो उस पर अगर आप अपना उत्तराधिकार स्थापित करते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स लगता था। उसके अलावा ये सारे आपके टैक्सेस वसूले जाते थे, और ये किस राजवंश के थे? तो आपके चोल राजवंश। किस राजवंश? तो चोल राजवंश। ये आपके चोल राजवंश के कर थे। उसके अलावा और भी कुछ चीजें अगर देखी जाए तो क्या है महत्वपूर्ण चीजें? ये तो आपके संसाधन थे जिनके माध्यम से राजा का शासन चलता था। ये जो संसाधन होते थे, इन संसाधनों के बारे में अगर चर्चाएं की जाए तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता था। जो संसाधन होते थे उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, उन युद्धों को लड़ने के लिए भी किया जा रहा था जिनसे लूट की जो शक्ल में धन मिलने या जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अब जैसे कि लूटते थे, लूटने से इनको जो जमीन मिलती थी, जो इनको धन मिलता था, उसमें भी ये लोग इस धन का प्रयोग किस में करते थे? तो आपके मंदिर वगैरह निर्माण करने में इन सब का भी प्रयोग किया करते थे। उसके अलावा राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि जो पदाधिकारी होते हैं वो राजस्व की वसूली करेंगे, और परिवारों के बीच की जाती थी। जैसे कि जो प्रभावशाली परिवार होते थे उन्हीं को राजस्व वसूलने के लिए नियुक्त कर दिया जाता था। प्रायः ये जो पद होते थे ये आपके वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के जो निकट वाले होते, जो सगे संबंधी होते थे, वही आपके बड़े ओहदों पर पहुंच जाते थे। अब आपके प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, आखिरकार ये जो प्रशस्तियां होती हैं ये क्या होती थी, और जो आपके भूमि अनुदान हैं तो ये क्या चीज़ है? प्रशस्तियां हम इनको बोलते हैं ऐसी चीज़ें जो ब्यौरे होती, जैसे किसी को हमने कोई वस्तु दी तो उसके बारे में जो हम लिख लेते हैं उसको हम प्रशस्ति के रूप में जानते हैं। अब ये जो लिखा गया है यह सत्य हो असत्य हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन प्रशस्तियों से जो हमको जानकारियां मिलती हैं, प्रशस्तियों से जो हम जानते हैं, तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि शासक खुद को जिस तरीके से दर्शाना चाहता है कि प्रशस्तियों में वह लिखवाता है कि हम बहुत ज़्यादा दानवीर हैं,
या तो शक्तिशाली हैं, तो उससे वह अपने आप को जैसा भी दर्शाना चाहता है वैसा वह लिखवाने का प्रयास करता है। मिसाल के लिए जैसे कि सूरवीर हो गया, विजयी योद्धा हो गया के रूप में भी वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब जो ब्राह्मण होते थे, इनके दरबार में रहा करते थे, वो लोग इनकी बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या किया करते थे प्रशस्तियों में, और उनको लिखा करते थे, जिसके बारे में अगर आपको 12वीं शताब्दी का एक पुस्तक बताई जाए, जिसको आप लोग पृथ्वीराज रासो नाम से जानते हैं, उनके दरबारी कवि चंद बरदाई थे, उन्होंने इस कवि का इस पुस्तक को लिखा था, और उसमें आपको जानकारी मिलती है पृथ्वीराज के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बढ़ा चढ़ा करके उनकी व्याख्या की गई थी। अब यहाँ पर नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। नागभट्ट आपके जो एक राजा हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। जो प्रशस्तियां उनके बारे में प्राप्त हुई हैं, तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रशस्तियां हैं उनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। जैसे कि हमने अभी एक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। किसने लिखा प्रयाग प्रशस्ति को? तो आपके समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। और जो एक संस्कृत में लिखी गई एक प्रशस्ति आपको मिलती है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। आप लोग ग्वालियर के सिंधिया को अगर नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार आपके मराठा परिवार से संबंधित थे। पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश जो नागभट्ट थे, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। कौन थे? प्रतिहार नरेश नागभट्ट। जो आपके प्रतिहार नरेश नागभट्ट थे, उनके बारे में वर्णन किया गया है। ये आपके नागभट्ट हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है। और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं, तो उन्होंने वे राजकुमार थे, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को विजित किया। चक्रा युद्ध को विजित किया और उसके पश्चात उन्होंने बंग, जिसको हम बंगाल बोलते हैं, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी जो आपकी एक जनजाति थी, वन में रहती थी, उसको हम किरात नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो आपकी जनजातियां थी, तो तुरुस्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। यह उनके बारे में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं कि उसने इन सारे राजवंशों को पराजित किया। और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए, तो उसमें हम लोग देखते हैं आपके सामने और क्या क्या मिलते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो कि भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। अब देखिए, जो भी ये लोग भूमि अनुदान करते थे, भूमियों को दान करते थे, तो ऐसे आपके तांबे से बने हुए पत्रों पर ये लोग लिख दिया करते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके ताम्रपत्र दिए हुए हैं, 3 पर ये लोग लिख दिया करते थे। या जो होता था आपका संस्कृत हो गया, तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र संग्रह किया गया। या कब का है? तो आपका 9वीं शताब्दी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है, और एक कड़ी से इन सबको जोड़ दिया गया है। कड़ी आप लोगों को दिख रही होगी, उन पर राजसी मुहर लगी रहती थी, यह बताने के लिए राजसी मुहर कि इसको किसी राजा के द्वारा दान में दिया गया था। तो एक राजसी मुहर भी इसमें लगी रहती थी।
उसके अलावा और भी अगर आगे कुछ देखा जाए तो भूमि के साथ साथ और क्या क्या चीजें ऐसी थी जो दान में दिया जाता था। भूमि के साथ साथ ऐसी क्या क्या चीजें होती थी जिनको ये लोग दान में देते थे। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जो आपके चोल साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य के द्वारा दिए गए दान, उन्होंने क्या क्या दान दिया था। एक तमिल भाग का अंश है कि हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। जो आजकल आप लोग मेड़ देखते हैं तो मेड़ों में कांटेदार झाड़ियां लगा करके की सीमाओं को एक चिन्हित करके इन्होंने वहां पर और क्या क्या चीजें लगाई हैं। तो फलदार वृक्ष हो गए, पानी हो गया, भूमि हो गया, बगीचे और फलोद्यान जहां पर आपके फल का उत्पादन होता है, पेड़ हो गए, कुएं हो गए, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, बांबी क्या पर सांप रहते हैं, चबूतरे, नहरें, खाइया और उसके अलावा क्या चीजें हैं, नदियां हो गई, दलदली जमीन हो गई, हो गया अन्नागार हो गया, मछलियां, मछलियों के तालाब हो गए, मधुमक्खियों के छत्ते हो गए और गहरी झीलें। इन सारी चीजों को दान में दिया जाता था। तो आप लोग किसी व्यक्ति को कुछ भी दान में दे सकते थे। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल करता था। क्या करता था? इससे वह कर करता था और वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूलता था। जैसे कि किसी ने कोई दंड लगाया जाता है तो उस कर को भी ये लोग वसूलने का कार्य किया करते थे। उसके अलावा पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पकी ईंटों के ऊपर बने हुए माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते थे? तो लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत उल्लेख हैं उनकी सूची, जो आप लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के आपके सिंचाई की जाती थी, उनके बारे में आपको बताया गया है कि उनकी एक सूची बनाई। तो जैसे कुएं हो गए, राहट हो गए, नहर हो गए, डैम हो गए, बांध, इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना हमको मिलती है, जो कि आपके कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं के इतिहास पर एक क्रमानुसार लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था। क्या नाम है? तो राज तरंगड़ी। क्या नाम है इस ग्रंथ का? तो राज तरंगड़ी। इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? तो राज तरंगड़ी इस ग्रंथ का हमको नाम प्राप्त होता है। उसके अलावा और भी अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। और कौन सा ग्रंथ था आपका? तो राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के बारे में ये सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे अगर इसमें देखी जाए तो आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिसमें आपके दिया गया है कि जो धन के लिए युद्ध हुआ करते थे
बहुत सारे ऐसे युद्ध भी हुए हैं जो आपके धन के लिए युद्ध हुए हैं। तो उसमें प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कोई एक क्षेत्र विशेष से होता था और वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता रहता था। आखिरकार दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों करता रहता था? ताकि उसका शासन और भी बड़े क्षेत्र में स्थापित हो सके। तो एक विशेष रूप से जो वांछनीय क्षेत्र था, तो कौन सा क्षेत्र था? तो उसके बारे में अगर कुछ चर्चाएं की जाएं तो हम लोग देखते हैं गंगा घाटी में कन्नौज, जो आप कन्नौज का क्षेत्र देखते हैं, कन्नौज के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर हो गया और गुर्जर, पितृहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, जिसको आप लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष आपका बहुत लंबे समय तक चलता रहा और यह 3 पक्षों से लड़ाइयाँ हो रही थी। एक गुर्जर प्रतिहार हो गए और एक आपके पाल राजवंश हो गए और राष्ट्रकूट राजवंश हो गए। राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में था, पाल राजवंश आपका बंगाल का हो गया और गुर्जर प्रतिहार आपके हरियाणा और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका यह क्षेत्र था। उसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये लोग मंदिरों का निर्माण किस लिए करवाते थे? अपनी सत्ता को दिखाने के लिए कि हमारी सत्ता कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो अपनी सत्ता को दिखाने के लिए यह लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और कभी कभी यह जब बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाते थे तब ये लोग मंदिरों का निर्माण करवाते थे। अगर आगे हम लोग देखते हैं तो अफगानिस्तान के जब सुल्तान आता है गजनी, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसने बहुत सारे यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा भी था। तो उसके बारे में अगर देखा जाए, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। उसका जो शासन था, उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। उसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो उसने 17 बार आक्रमण किया था। उसका लास्ट जो आक्रमण था वह कहाँ पर था? तो आप लोगों को पता होगा कि सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ, तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, यह उसका आखिरी हमला था, जो कि उसने कब किया था? तो 1027 ईस्वी में। कब किया था? तो उसने 1027 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था सोमनाथ में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसका निशाना क्या क्या था? संपन्न मंदिर हो गए, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन यहाँ से लेकर के गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने करवाया था। गजनी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी थी, तो उसके निर्माण में उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे, लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करता है। तो उसके साथ एक आपका लेखक आता है जिसको हम अल-बुरूनी नाम से जानते हैं। अल-बुरूनी क्या नाम से? इस महाद्वीप के बारे में वह बहुत सारी जानकारियां लिखता है और अरबी में उसकी पुस्तक हमको मिलती है किताबल हिंद, जिसको हम तारीख़ हिंद भी बोलते हैं, किताबल हिंद भी बोलते हैं। तो अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूत्र है। अल-बुरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया था। इसने बहुत सारे संस्कृत के जो विद्वान थे उनका परामर्श लिया था इसको निर्माण करने में। तो और आगे की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे अगर चर्चा की जाए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो आपके चौहान, जिनको हम चहमान नाम से जानते हैं। ऐसे चहमान राजवंश जो आपके
वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कहाँ पर? जो आपका दिल्ली का क्षेत्र है और अजमेर राजस्थान का अजमेर क्षेत्र, उन सारे क्षेत्रों में यह शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ पर उन्हें गुजरात के चालुक्य हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल हो गए, इनको लड़ाई करनी पड़ी गढ़वालों से, और आपके जो चालुक्य थे चालुक्यों से इनको लड़ाई करनी पड़ी। उसके अलावा चहमानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जो कि आपका 1168 से 1192 पहली जो लड़ाई होती तराइन का युद्ध, 1190 तराइन का युद्ध, पहली लड़ाई 1190, इसको जीत जाता है मोहम्मद गौरी के खिलाफ। और दूसरा आपका 1191 में जो युद्ध होता है, इसमें जो आपका पृथ्वीराज चौहान है उसको कैद कर लिया जाता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1191-92 डेट दी गई है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में आपके 1190-91 भी मिल जाती है, तो डेट पे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। डेट कहीं पर 91 मिलती है तो कहीं पर 92, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये प्रथम का तराइन का प्रथम युद्ध और आपका 1192 आपकी पुस्तक में दिया गया है एनसीईआरटी में, तो 1192 आपका क्या हो जाता है? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें आपके मोहम्मद गौरी की जीत होती है और इसकी हार हो जाती है। और इनके बारे में जो पुस्तक लिखा है तो किसने लिखा है? चंद बरदाई। पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? आपके चंद बरदाई। आगे हम लोग देखते हैं चोल राज्य, चोल जो साम्राज्य था उसके बारे में कुछ चीजें अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपके चोल राजवंश की सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो आखिरकार जो चोल वंश था वह सत्ता में कैसे आया, किस प्रकार से उसने अपने शासन को बढ़ाया और शासन को बढ़ा करके, तो यह चोल राजवंश जो हमको मिलता है प्रायः कावेरी डेल्टा, जो आपकी कावेरी नदी है उसी के डेल्टा के आसपास मिलता है। तो कावेरी डेल्टा में जो आपका मुट्टिलियार है, जो आपका मुट्टियार है नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के कौन थे? मातहत थे। अच्छा, मातहत यहाँ पर क्या है? तो मातहत हो गया आपका सामंत। कौन? तो ये आपके सामंत थे। मातहत मीन्स क्या होता है? तो आपके सामंत थे। और जो आपके आगे आप देखते हैं तो उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो विजयालय थे, विजयालय ने दोबारा से 9वीं शताब्दी में आपके मुट्टियारों को हरा करके डेल्टा पर कब्जा जमाया और चोल राजवंश की स्थापना की। और यहाँ पर उन्होंने तंजावुर, जो आपका एक महत्वपूर्ण शहर है जिसको आप लोग तंजावुर नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की और निशुंभ सूदनी, कौन सा मंदिर? तो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाने का कार्य किया। उसके अलावा जो विजयालय के उत्तराधिकारी हुए हैं, उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा जो शक्तियां थी इसकी राज्य को अपने क्षेत्रफल में मिला लिया, और जो क्षेत्रफल तथा शक्ति थी दोनों रूपों में बढ़ता गया। और दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव, पल्लव आपके कहाँ पर थे? दक्षिण भारत में थे। उत्तर में आपके कौन से थे? नीचे की तरफ हिस्से में जहाँ पर आप तमिलनाडु देखते हैं वहाँ पर आपके पांड्य राजवंश थे और पल्लव उसके ऊपर वाले हिस्से में शासन करते थे। और धीरे धीरे चोल राजवंश ने इन दोनों को जीत लिया। उसके अलावा 985 में राजा बना और उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। और चोल साम्राज्य ने प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और जो राज के पुत्र हुए हैं, आगे जो आप लोग जानते हैं
कि राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। आप लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने एक गंगई चोल कुंडम नाम से एक शहर की स्थापना की थी। अच्छा, गंगई चोल कुंडम सिर्फ उसने गंगा को जीतने के लिए अभियान किया था और पूरे उड़ीसा को जीत लिया था और यहाँ से गंगा का पानी लेकर के गया था और वहां पर एक शहर की स्थापना करता है जिसका नाम हम लोग गंगई चोल कुंडम नाम से जानते हैं। उसको किसी ने बोल दिया था कि दक्षिण भारत में आपके गंगा नहीं है, उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है गंगा, जिसमें नहाने से सबके पाप धुल जाते। तो उसने सोचा, उसने सिर्फ इसलिए विजय किया था कि गंगा का पानी लेकर के आए। चोल राजवंश के राजराज प्रथम ने सिर्फ उड़ीसा राज्य को और बंगाल राज्य को इसलिए हरा दिया था कि उसको गंगा जल लेकर के आना था। और गंगा जल लाने के बाद उसने गंगई चोल कुंडम की स्थापना की। तो इसमें हम लोग देते हैं राजेंद्र प्रथम और उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी तथा श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इन अभियानों से उसने एक जल सेना भी बनाई। चोल राजवंश की जल सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और उसने श्रीलंका को प्रायः 3 से 4 बार विजय किया। आप लोग अगर राजेंद्र प्रथम जो था उसकी नीतियों के बारे में जाने तो उसने अपने टाइम पीरियड में पूरे उड़ीसा, बंगाल और यहाँ तक आप जानते हैं पूरे श्रीलंका को विजय कर लिया था और एशिया के आपके बहुत सारे देश थे जिनको इसने विजित कर लिया था। तो बाकी जो आपकी चीज़ें बती हैं जैसे कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है। कल हम लोग गंगई चोल कुंडम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसने गंगई चोलपुरम नामक एक बड़े मंदिर की स्थापना की और एक कुंड को बनाया और एक आपकी अपनी जो राजधानी उसने चेंज करता है तो कैसे वो राजधानी को बनाता है। और उसके बाद से चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से चोल साम्राज्य ने अपना आगे जो प्रशासन है प्रशासन को बढ़ाया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर हम कल बंद कर देंगे, 1 घंटे का पूरा पड़ा हुआ है, हम कल हो जाएगा।